जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना चैनल मंटू सर हिंदी क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रोज का सारांश के बारे में, जो सच्चिदानंद हीरानुमा सेन जी के द्वारा लिखा गया। रोज एक कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है। इस रोज कहानी में लेखक जी आते हैं अपनी बहन मालती के घर, जिसका कोई उल्लास नहीं है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है, बल्कि कर्तव्य पालन की औपचारिक अधिक है। वह अतिथि का कुशल क्षेम तक नहीं पूछती, पर पंखा अवश्य झलती है, उसके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। बचपन की बातूनी चंचल लड़की शादी के 2 वर्षों बाद इतनी बदल जाती है। लेखक कहते हैं, शादी के 2 वर्षों बाद ही इतनी ज़्यादा बदल जाती है कि वह चुप रहने लगती है। उसका व्यक्तित्व बुझा या गया है। उसका व्यक्तित्व जो है बिल्कुल बुझ गया है, एकदम सुन्न हो गया है। अतिथि का आना उस घर के ऊपर कोई काली छाया मंडराती हुई लगती है। लेखक बताते हैं कि उसके घर पर कोई काली छाया मंडराती हुई है। मालती और अतिथि के बीच के मौन को मालती का बच्चा सोते सोते रोने से तोड़ता है। वह बच्चे को संभालने के कर्तव्य का पालन करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है, और दोनों बैठे रहते हैं। और मालती का बेटा जो है टीटी, उसका बेटा का नाम है टीटी, रोने लगता है, और मालती जो है ना वहाँ से उठ करके चली जाती है। अतिथि एक तीखा, यहाँ अतिथि जो है ना, अतिथि लेखक के लिए है। यहाँ अतिथि कौन है? लेखक। अतिथि एक तीखा प्रश्न पूछता है। लेखक कहते हैं, उसका उत्तर वह प्रश्नवाचक हूँ तो से होती है, मानो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह आचरण उसकी उदासीन उबाहट और यांत्रिक जीवन के नियंत्रण को प्रकट करता है। 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद नारी इतनी बदल जाती है। लेखक सोचते हैं कि 2 वर्षों के बाद ही वैवाहिक जीवन के बाद नारी इतनी बदल जाती है कि वह कहानी के इस भाग में प्रकट हो जाती है। कहानी के इस भाग में मालती कर्तव्य पालन की औपचारिक पूरी करती प्रतीत होती है, पर उसे कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है, जिसमें उसके नीरस उदास यांत्रिक जीवन की ओर संकेत करता है। और मालती को इसके कर्तव्य पालन में उत्साह कोई नहीं है, जिसमें उसके नीरस उदास यांत्रिक जीवन की और संकेत करता है। अतिथि से मतलब लेखक से हुए उसके संवादों में एक उदासीनता और ठंडापन है। लेखक से जो मालती जो अभी जो बात करती है, बिल्कुल उदासीपन और ठंडापन है, बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं है। उसका व्यवहार उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा का सूचक है। उसका व्यवहार उनकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा, उनकी दशा का ही सूचक है। इस प्रकार का कहानीकार बाह्य स्थिति और मनोस्थिति के संलिप्त अंकन में सफल हुआ है। रोज कहानी के दूसरे भाग में मालती का द्वंद्वग्रस्त मानसिक स्थिति बीती बचपन की स्मृतियों में खोने के एक असंज्ञा की स्थिति शारीरिक जड़ता है। और रोज कहानी में दूसरे भाग में मालती के द्वंद्वग्रस्त मानसिक स्थिति में लेखक बताते हैं, बीते बचपन की बातें बताते हैं। साथ खेलते, साथ पढ़ते थे, साथ मार भी खाते थे। स्मृतियों में खोने की एक असंज्ञा स्थिति शारीरिक जुड़ता है, और थकान का शुष्क अंकन हुआ है।
साथ ही उसके पति के यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी, नौकर आदि के अभावों का भी उल्लेख हुआ है। और उनके पति, मालती के पति का नाम था महेश्वर, और उनके पति के जीवन उनके पति एक डॉक्टर थे। मालती के पति क्या थे? एक डॉक्टर थे। और वो जो है ना एक नौकर की खोज में थे। उनके पति के यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी आदि के अभावों में ही सुबह जाते थे हॉस्पिटल और शाम को ही आते थे वापस। और उनके पति के जो है ना जीवन, पानी, सब्जी, नौकर आदि अभावों में उल्लेख हुआ। मालती पति के खाने के बाद दोपहर के 3 बजे और रात के 10 बजे ही भोजन करेगी। मालती पति के खाने के बाद दोपहर के 3 बजे और रात को 10 बजे ही भोजन करेगी। और यह रोज का क्रम है। और ऐसा नहीं कि एक दिन, यह बात रोज करती है मालती पति के खाने के बाद दोपहर के 3 बजे और रात के 10 बजे ही भोजन करेगी। और यह रोज, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लेते। भारतीय संस्कारों में लौटना और शाम को फिर डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, यह सब कुछ मालती के जीवन की सूचना देता है, अथवा यह बताता है कि समय काटना उसके लिए कठिन हो रहा है। क्रम यहाँ से बच्चे का रोना, मालती का देर से भोजन करना, पानी का नियमित रूप से वक्त पर न आना, पति का सवेरे डिस्पेंसरी जाकर दोपहर को लौटना और शाम को फिर डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, यह सब कुछ मालती के जीवन की सूचना है। उनके ये जितने भी बातों हैं सब मालती के जीवन की सूचना है, अथवा यह बताता है कि समय काटना उसके लिए कठिन हो रहा है। इस भाग में मालती महेश्वर अतिथि के बहुत कम क्रियाकलापों और अत्यधिक संक्षिप्त संवादों में अंकन से यात्रा की बदलती मानसिक स्थितियों को प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह लगता है कि लेखक का ध्यान बाह्य दृश्य के बजाय अंत्य दृश्य पर अधिक है। कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर की यांत्रिक दिनचर्या, अस्पताल के एक जैसे डरे रोगियों की टांग काटने या उसके मरने की नियत चिकित्सा क्रम का पता चलता है कि पर आगे का ध्यान मालती के जीवन संघर्ष की चित्रित करने पर केंद्रित है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर गपशप करते हैं। महेश्वर, मालती के पति महेश्वर और लेखक अज्ञा जी बाहर पलंग पर बैठकर अपना गपशप करते हैं और चांदनी रात का आनंद लेते हैं। रहे पल पर मालती घर के अंदर बर्तन मांजती रही, क्योंकि यही उसकी नियति थी। बच्चे का बार बार पलंग से नीचे गिर पड़ना और उस पर मालती की चिड़चिड़ी प्रक्रिया मानो पूछती है कि वह बच्चे को संभालने या बर्तन मले, यह काम नारी को यूँ क्यों करना पड़ता है। और मालती सोचती है कि उस पर मालती की चिड़चिड़ियाँ क्यों मानो जाती है कि वह बच्चों को संभाले या बर्तन मले, यह काम नारी को क्यों करना पड़ता है। क्या यह उसकी नियति है। इस अचानक प्रकट होने वाले जीवनेच्छा के बावजूद कहानी का मुख्य स्वर चुनौती के बजाय समझौते का और मालती की सहनशीलता का है। इसमें नारी जीवन की विषम स्थितियों का कुशल अंकन हुआ है। बच्चे की चोटें भी मामूली बात है, क्योंकि वह रोज इन चोटों को सहती रहती है। रोज की ध्वनि कहानी में निरस्त गूंजती रहती है। कहानी का अंत 11 बजने की घंटा ध्वनि से होता है और
तब मालती का क्रूर स्वर में कहती है, 11 बज गए हैं। उसका घंटा गिनना उसके जीवन की निराशा और करुण स्थिति का अंदर है को प्रकट करता है। कहानी एक रोचक मोड़ पर वहां पहुंचती है जहां महेश्वर अपनी पत्नी को आम धोकर लाने का आदेश देता है और लेखक और महेश्वर मालती के पति बैठे रहते हैं पलंग पर और कहानी उस समय आगे पहुंचती है और लेखक कहते हैं जी महेश्वर कहते हैं मालती के पति कि आम वहाँ रखा हुआ आम को भी धो दो। आम एक अखबार के टुकड़े में लिपटे होते हैं। जब वो अखबार का टुकड़ा देखती है तो उसे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। उसके घर में अखबार का भी अभाव है, अखबार के लिए भी तरसती है, इसलिए अखबार के टुकड़ों में हाथ पे आने पर वह उसे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। यह इस बात का सूचक है कि अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकल कर वह उसके आसपास की व्यापक दुनिया से जुड़ना चाहती है। जीवन की जड़ता के बीच उसमें कुछ जिज्ञासा बनी है जो उसकी जीविका की सूचक है। मालती की जीविका के लक्षण कहानी में यदा कदा प्रकट होते हैं, पर कहानी का मुख्य स्वर चुनौती का नहीं है बल्कि समझौते और परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता का है, जो उसके मूल में उसकी पति के प्रतिनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता को अभिव्यक्त करता है। वह परंपरागत सोच की शिकार है जो उसमें विश्वास करती है कि यह उसके जीवन का सच है। इससे इतर को वह सोच भी नहीं सकती है कि जिससे समाज के सरोकारों में वह कटी हुई है उसे रोज का अखर तक सीमित नहीं है, जिसमें अपने उबाऊपन जीवन में से 2 क्षण निकालकर बाहर की दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है उसे जुड़ने का मौका मिल सके। ऐसी स्थिति में एक आम महिला से अपने अस्तित्व के प्रतिनिधि चिल्लिन होकर सोचते हुए एक लिए संघर्ष करने वाला अथवा उबाऊ जीवन से उबरने हेतु जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की उम्मीद ही नहीं बचती। और लेखक कहते हैं इस स्थिति में लेखक अज्ञा जी कहते हैं इस स्थिति में आम महिला से अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित होकर सोचते उसके लिए संघर्ष करने अथवा उबाऊ जीवन से उबरने हेतु जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की उम्मीद नहीं बचती।